और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के जम्मू दौरे की। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज पहली बार जम्मू पहुंचे, जहां तकरीबन 20,000 करोड़ के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि गांव के हर फर्द को तालीम और दिगर सहूलियात मिलें। हर गांव की तरक्की होनी चाहिए। हमारी हुकूमत पंचायतों को ज्यादा बाइख्तियार बनाने की कोशिश कर रही है। हमारा जोर पंचायती राज निजाम में खवातीन की शिरकत को मजीद बढ़ाने पर है। पीएम ने बताया कि जब मैं गुजरात का वजीर आजम था तो मैंने खवातीन को पानी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी थी। इन्होंने ये काम बखूबी किया और इस परेशानी को भी दूर किया। मेरी पूरे मुल्क की पंचायतों से अपील है कि वो इस काम में ज्यादा से ज्यादा खवातीन को शामिल करेंगे। साथ ही पीएम ने कहा कि अगर वो ऐसा करें तो ये मसला हल हो जाएगा। हमें माओं, बहनों और बेटियों की ताकत पर भरोसा और हौसला देना होगा। वहीं वजीर आजम ने कहा कि उधर 2-3 बरसों में जम्मू कश्मीर में बहुत तरक्की हुई है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी तौर पर मजीद ताकत दी गई है। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बीते 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने हैं। केंद्र के लगभग 250 कानून जो जम्मू के नागरिकों को अधिकार देते थे वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर की खवातीन से वादा किया कि उनकी हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने और इन्हें खुद इन्हिसार बनाने के लिए मजीद इकदाम करेगी। इन्होंने बताया कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन में खवातीन को 50% रिजर्वेशन दिया गया है। पीएम मोदी का खिताब सुनने के लिए पल्ली के जलसे में जमा खवातीन काफी खुश नजर आईं, जिस पर पीएम मोदी ने खवातीन के सिलसिले में बहुत देर तक बात की। पीएम की रैली के बाद जम्मू के हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक खवातीन से दो-बदू बातचीत करके उनके तासुरात जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी स्पीच में बहुत सारी चीजों को छुआ और खासकर जो पंचायत को किस तरह एम्पावर करना है, महिलाएं जो औरतें हैं उनको किस तरह से एम्पावर करना है, उनको किस तरह से मुख्यधारा में जोड़ना है। हाँ, उन्होंने महिलाओं के बारे में, उन्हें आगे पहुंचाने के बारे में बात की जी, हमें बहुत अच्छा लगा। हम भी चाहते हैं कि महिलाएं आगे जानी चाहिए क्योंकि उन्हें अपने परिवार को चलाना है और देश को भी वो अच्छी तरह चला सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं जो है उनको भी पॉलिटिक्स में आगे आना चाहिए। हाँ, अगर कोई चाहता है तो जा भी सकता है क्योंकि महिलाओं के साथ जहाँ जनता जाएगी। अच्छी बात बताई उन्होंने, महिलाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जैसे कि हमारा अब उम्मीद मिशन चल रहा है, हमारी महिलाएं पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन इस मिशन को स्टार्ट होने के बाद वो घर से आना जाना स्टार्ट किया है, बैंक में जाना। हमें बहुत सपोर्ट है मोदी जी की। हमें ये आज हमारे जम्मू कश्मीर में सांबा में मोदी सर आए हैं, हमें इनकी बहुत अच्छी बातें लगी। फर्स्ट बात तो ये जो जम्मू कश्मीर बेरोजगारों को उन्होंने काम के लिए बोला, फर्स्ट पॉइंट हमें बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ये जो उन्होंने उम्मीद योजना, हमारी लेडीज घर में बैठी रहती थी, उनके लिए कोई सुविधा, कोई बिजनेस का काम नहीं था। जैसे ही उन्होंने हमें उम्मीद योजना में जुड़ने का काम दिया, हमारी लेडीज ने एक से एक बढ़ के काम किया और अच्छा घर भी चला रही हैं और जहाँ भी जाती हैं उन्हें बात करने का पता चला और सभी जगह पे वो सिलेक्ट हो रही है। कोई भी काम में आनी चाहिए बात। आपको लगता है कि टाइम आ गया है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए? हाँ सर, अभी हम चाहते हैं किसी भी महिला को हम देखते हैं तो उनमें हमें ऊर्जा लगती है कि ये पहले कहीं जाती थी बड़ी शर्मील और उम्र बात नहीं कर पाती थी। अभी जैसे हमारे सर आए, देखो इतने जेंट्स नहीं हो गए जितनी हमारी लेडीज उम्मीद की वर्क आशा जो भी है, कोई भी सभी आई हुई है। महिलाओं के ऊपर तो मैं वैसे ही काम कर रही थी, तो अब क्या है, मोदी जी ने जो इस तरह बात की, क्या लगता है? मोदी जी ने जो बात की है तो अब तो डरने की जरूरत ही नहीं है। जम्मू कश्मीर पूरे भारत का ताज बनेगा और जो इंडिया है हमारा
वो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर मतलब उस सुपर पावर बनेगा। नई सोच, नई उमंग, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा रखिए बस। देखिए, ये महिलाएं हैं, औरतें हैं जो यहाँ पे भारी संख्या में इस रैली में आई थी और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में इन लोगों की बात की, कहा कि जो औरतें हैं उनको मुख्यधारा में लाना है, उनको एम्पावर करना है, उनको और ज़्यादा सशक्त करना है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, पल्ली, जम्मू। पल्ली में पीएम मोदी का खिताब सुनने के लिए पंचायत मेंबरान कसीर तादाद में यहां पहुंचे थे। नेशनल पंचायत डे की तकरीब में शामिल होने के लिए वादी से भी पंचायती अरकान पहुंचे। वजीर आजम ने इस दौरान पंचायत मेंबरान के मसाइल और तवक्कात को छूने की कोशिश की। इस जलसे में शरीक पंचायत मेंबरान से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में आज उन्होंने पंचायत कॉन्फ्रेंस में स्पीच दी, उसमें सारा जो फोकस है उन्होंने पंचायत इस पर रखा, ग्राम पंचायत इस पर रखा और उनको मुख्यधारा में आने की बात की, उनको मोर ज़्यादा एम्पावर करने की उन्होंने वादा किया और ये कहा कि फंड्स की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और जो भी विकास के काम है वो पंचायत के जरिए ही किए जाएंगे। जो उन्होंने वहाँ बातें की, आपको क्या लगा इसमें? जी बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। हम लोग बहुत ही खुशनसीब है। एक तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का जो पंचायत राज दिवस है उसके ऊपर जो मोदी जी ने लगभग 20,000 करोड़ की घोषणाएं की हैं और ये घोषणाएं जब ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट होगी वाकई में डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड दिखाई देगा। हम अपने इलाके से काफ़ी दूर इलाके से हैं जहाँ पे अभी तक बेसिक एमिनिटी से हम महरूम हैं। हमारे वहाँ पे स्कूल्स है, हायर सेकेंडरी स्कूल तक लेवल तक है, लेकिन हमारे वहाँ पर लेक्चरर्स की कमी है। हमारे वहाँ हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, लेकिन हमारे वहाँ पर MBBS डॉक्टर की, हमारे वहाँ पे अभी तक गायनेकोलॉजिस्ट की कमी है। हम यही फरियाद लेके बड़ी दूर से आए थे, यहाँ पे मौका नहीं मिला, लेकिन हम चाहते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके चैनल का जिसके माध्यम से हमें मौका मिला अपनी बात आगे पहुँचाने। आप दूर दराज इलाके से आए हैं, क्या इश्यूज हैं जो डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसको लगता है कि अब इसका एड्रेस होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए? बहुत सारे मुद्दे हैं सर। पहले तो जब मैं सरपंच बना था मुझे बहुत शौक था काम करने का, लेकिन सर एक तरह से हैंडीकेप बना दिया है मुझे। काम नहीं हो रहे हैं, सेक्रेटरीट के चक्कर लग रहे हैं, DC ऑफिस के चक्कर लग रहे हैं, तो मतलब ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है, लोग नाराज़ हैं। हमारी पानी की समस्या है, एक स्कीम चल रही है लौमरक की स्कीम जो 2011 से चल रही है। मुझे 15 महीने हो गए सरपंच बने हुए, 15 महीने से मैं लगा हूँ। ऐसा कोई दिन ही नहीं है, ऐसी कोई रात ही नहीं है जब मैंने उस स्कीम के बारे में नहीं सोचा है। और जिस दिन मैं सरपंच बना था सर, मैंने अपना जो लोगो होता है, चुनाव चिन्ह होता है, वो मैंने टंकी रखी थी और लोगों को मैंने वादा किया था। मैंने कहा था लोगों को कि मैं ये स्कीम आपको पहुंचा के रखूंगा, लाइफ लाइन है वो स्कीम। लेकिन आज तक, और मुझे लगता है आज की डेट में मुझे लगता है मैं इस्तीफा दे दूं, क्योंकि लोगों के काम ही नहीं हो रहे। कि अगर आपने सरपंचों को इतना सशक्त किया है, सरपंचों को इतनी पावर्स दी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनकी पावर्स कहाँ है? सिर्फ लोगों को दिखता है कि हाँ जी सरपंच के पास पावर है, लेकिन वास्तव में हमारे पास कोई पावर्स नहीं है। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात, उन्होंने कहा कि नौजवान जो है मुख्यधारा में उनको आना चाहिए। क्या लगता है कि ज़रूरत इस बात की है कि जो जनरेशन इंडस्ट्री जब आएगी, जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आपको लगता है कि आगे इन्वेस्टमेंट आना चाहिए और जॉब क्रिएशन होनी चाहिए? जी सर, बिल्कुल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे J&K में कि रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि सर आने वाले टाइम में हमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ग्रास रूट लेवल की बात करें तो हाँ डेवलपमेंट हुई है। जैसे मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, MBBS स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी फील्ड की बात करूँ तो 2014 से पहले J&K में सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज थे। अभी J&K को 5 नए मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं, 2 एम्स मिले हैं। तो हाँ ग्रास रूट लेवल पे हुआ है काम। और जो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसमें इंडस्ट्री खुले यहाँ पे? जी सर बिल्कुल, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है J&K में। नौजवान है, उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्री खुले, जॉब क्रिएशन हो। तो जाहिर तौर पर हर एक की अपने अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, अपने अपने कंसर्न्स हैं, लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर ने आज स्पीच दी है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है और लोगों को एक उम्मीद जागी है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि आगे और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आएंगे, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी, और ज़्यादा यहाँ पे रोज़गार के एवेन्यूज़ खुलेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, पल्ली, जम्मू।
वहीं दूसरी जानिब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के तहत खिताब भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी की ताकत किस तरह आम लोगों की जिंदगियों को बदल रही है, हम इसे अपने इर्द गिर्द मुसलसल देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में तेजी से डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ रहा है। अब छोटे शहरों और ज्यादातर देहातों में भी लोग यूपीआई के जरिए ही लेन देन कर रहे हैं। देश के लिए यह गौरव की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड़ रहा है। दिल्ली की 2 बेटियां सागरिका और प्रेक्षा ने ऐसे ही कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट किया। सागरिका और प्रेक्षा दिल्ली में जहां भी गई उन्हें डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध हो गई। यूपीआई क्यूआर कोड की वजह से उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां तक कि स्ट्रीट फूड और रेहड़ी पटरी की दुकानों पर भी ज्यादातर जगह उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा मिली। साथियों, कोई सोच सकता है कि दिल्ली है, मेट्रो सिटी है, वहां ये सब होना आसान है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यूपीआई का ये प्रसार केवल दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट करके देखें, जरूर करें। साथियों, पिछले कुछ सालों में भीम यूपीआई तेजी से हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है। गली नुक्कड़ की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस देना आसान हो गया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। अमरावती की एमपी नवनीत राणा और उनके शौहर एमएलए रवि राणा को बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। जमानत की दरखास्त पर 29 अप्रैल को समाअत होने वाली है। मुंबई पुलिस से 27 अप्रैल को जमानत की अर्जी पर अपना मौक़िफ़ पेश करने को कहा गया है। वाज़ेह है कि इस ज़िम्न में कल महाराष्ट्र से आजाद रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा को उनके शौहर के साथ मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर यानी मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस अमल पर अमलावरी नहीं की और उन्होंने कहा कि जो उनका मकसद था वो पूरा हो गया, लिहाजा वो इस काम को नहीं करेंगी। लेकिन सियासत इस पर भारी दिखाई दे रही है। अब नवनीत राणा और उनके शौहर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आइए देखते हैं वकील का क्या कुछ कहना है। इसके लिए अभी उनको आज जुडिशियल कस्टडी दिया गया है। हाँ। बेल एप्लीकेशन इज केप्ट ऑन 29। हाँ। हम लोग हमारा सेस 27 को देने वाले हैं। अच्छा। हाँ। तो तब तक ये जेल में रहेंगे? तब तक ये जेल में रहेंगे। सेडिशन किस बेस में लगा आप लोगों ने? यही कि इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ उन्होंने जो ये किया, गवर्नमेंट मशीनरी को जो चैलेंज किया है, उसकी तहत से इसको 124 सेडिशन का, क्योंकि उनको 149 का नोटिस भी दिया था। अगर वो दूसरे के घर में उनके परमिशन बिना भी जिसके घर में जाना चाहते थे वो महाराष्ट्र के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है और उनको चैलेंज करते हुए अगर किसी के घर में जाना है तो उसकी परमिशन लेनी जरूरत है। परमिशन ना लेते हुए जब 149 की नोटिस दी गई कि मत जाना, उसके बाद भी उन्होंने स्टेट मशीनरी को चैलेंज किया कि हम जाएंगे ही। तो इस खबर पर हम तफसील से जानकारी लेंगे अपने नुमाइंदे प्रशांत पांडे से। उससे पहले एक और खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में एक और खबर क्या कुछ चल रही है। आज बीजेपी लीडर कृष्ण सोमैया ने कहा है कि मुझे जान से मारने की साजिश रची गई थी। पुलिस की मिलीभगत से हत्या करने का प्रयास हुआ। मनसुख हिरन में भी पुलिस की मिलीभगत थी, पुलिस ने ही सुपारी देके मनसुख हिरन की हत्या की थी। कल वही उद्धव ठाकरे दोहराना चाहते थे। थार पुलिस के सीनियर 5 ऑफिसर मेरे साथ 25 मिनट बैठे थे, चाय पिलाई, बात की, ऑल क्लियर ये सिग्नल दिया।
और नीचे उतरने के बाद में गेट खोलकर जैसे गाड़ी बाहर निकली कि 70-80 लोगों ने हमला किया, वो 5 पुलिस ऑफिसर गायब हो गए। मेरी गाड़ी बाहर निकल पाई। ये मेरे साथ जो 8 कमांडो थे जिनके ऊपर लाठियां, चप्पल, कांच की बोतल, पत्थर मार उन्होंने खाया और मुझे बाहर निकाला। वो जो ऑफिसर थे जिन्होंने मिलीभगत से ये काम किया, उनको मैंने कहने के बाद में ये किया, उन ऑफिसर को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, ये हमारी मांग है। वहीं शिवसेना लीडर संजय राउत का कहना है कि कृत सोमैया का आईएनएस विक्रांत में नाम आया है। कृत सोमैया ने मुल्क को गुमराह किया है। कोई ऐसा गुनाह किया है जिसके बारे में लोगों के मन में एक चीड़ है, एक संताप, रोष है। आईएनएस विक्रांत का घोटाला ये लोगों को बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला घोटाला है। लोगों से पैसा जमा किया आईएनएस विक्रांत के नाम पर, लोगों से पैसा जमा किया आईएनएस विक्रांत सेव के नाम पर, देश को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर जनता सड़क पर उतरी है और 2 पत्थर मारे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने का कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे गुनहगारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भी यही राय रही हमेशा। जो देशद्रोही है, जो गुनहगार है, जनता उसको माफ नहीं करेगी। फिर भी पुलिस ने कल कंट्रोल किया है ठीक तरह से। महाराष्ट्र की जनता ऐसे गुनहगारों को माफ नहीं करेगी। तो ये 2 खबरें हैं जो महाराष्ट्र से आप देख रहे थे। पहली खबर की बात कर लें कि अब महाराष्ट्र में आज सियासी भूचाल देखने को इसलिए मिला क्योंकि सुबह से पल पल अपडेट मिल रही थी कि नवनीत जो कि एमपी हैं राणा और उनके शौहर रवि राणा को गिरफ्तार किया गया। पहले तो डिटेन दिखाया गया, फिर उसके बाद गिरफ्तारी दिखाई गई, फिर उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। अब उन्हें 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब अगली सुनवाई आपको बता दें कि 29 अप्रैल को होगी। हालांकि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में इन दिनों अजान, नमाज, लाउड स्पीकर को लेकर काफी राजनीति जो है, सियासत जो है शबाब पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। एक नया नाम इससे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिनका नाम है नवनीत राणा, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके शौहर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए रुख करेंगे महाराष्ट्र का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कल से लेकर आज तक की अगर सियासी भूचाल की बात करें, हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर इसकी शुरुआत हुई। नवनीत राणा की तरफ से कहा गया कि वो मातोश्री जाएंगी और वहां पर उसके बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उन्हीं के बाद ये बयान आया उन्हीं के जरिए कि वो जो करना चाहती थी उस मकसद में कामयाब हो गई, लिहाजा वो आप पाठ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी अब गिरफ्तारी हुई। क्या क्या दफात लगाई गई हैं, बताइएगा जरा तफसील से। जी बिल्कुल, देखिए हमने देखा कि आज जब अदालत में दोनों को पेश किया गया तो सबसे महत्वपूर्ण होता है रिमांड कॉपी। उस रिमांड कॉपी में वो तमाम चीज़ें दर्ज की गई थी, अदालत के सामने रखी गई। वहाँ पर साफ तौर पर यह कहा गया था कि 149 की जो नोटिस है इस दंपत्ति को दिया गया था और ये कहा गया था कि आप अपने घर से बाहर ना निकले। दोनों ने नोटिस रिसीव भी किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने लगातार अपने वीडियोज़ बनाए, सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोज़ डाले और बार बार ये कहा कि हम कुछ भी हो जाए आज हम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करेंगे। इसी बात को ख्याल में रखते हुए जो है पुलिस को प्रिवेंशन देखते हुए उनको एक एक्शन लेना पड़ा और इनके घर पर जाकर रात को दोनों को उन्होंने वहां से पहले हिरासत में लिया, उसके बाद पुलिस स्टेशन में ला करके दोनों की गिरफ्तारी दिखाई। और आज मैं आपको बता दूं कि अदालत में प्रदीप घरत जो सरकारी वकील है उनका मुख्य पॉइंट यही था कि एक राज्य को, पूरे मशीनरीज को 149 का नोटिस मिलने के बाद भी इस तरह का चैलेंज देना। और आज सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि आज सायन में संत मुखानंद हॉल में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्यक्रम था और बैंड्रा से सायन बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कहीं लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़े नहीं और इसीलिए इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस भी आज अदालत में लगाए गए। सरकारी वकील ने सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा कि ताकि इन्हें नोटिस मिलने
मिलने के बाद इन्होंने नोटिस लिया, उसके बाद भी सोशल मीडिया पर इस तरह से बार बार कहना कि हम जाएंगे, हम कुछ भी हो जाए, और जिस तरह से लोगों को उकसा रही थी, उसकी तरह 153A तो उनके ऊपर लगा ही गया था, लेकिन साथ ही सेडिशन का जो चार्ज है वो अदालत में लगाया गया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उन्होंने अदालत में रखा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने घर से बाहर भी कदम नहीं रखा था, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इनका एक स्टेटमेंट भी था कि जो काम ये करना आई थी वो काम अपने आप हो गया, अब वो वहां पर जाना नहीं चाहती है। लेकिन बाद में फिर से वीडियो का वही ट्वीट करना कि हम आज जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए, पहलू से थोड़ा सा हटकर, थोड़ा सा पीछे मुड़कर अगर देखें, जब से राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया है तो राजनीति का जो चरम है वो काफ़ी टाइट है मुंबई और महाराष्ट्र में, और यही वजह है कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर में कोई कोताही न बरती जाए, इसलिए इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है पुलिस ने और सरकारी वकील ने। मौजूदा वक्त में ये देखा जा रहा है कि हर कोई हनुमान चालीसा या लाउड स्पीकर को लेकर इसे कह रहा है कि वो हमारा इशू है। इस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो हमारा पुराना इशू है। अगर इस आज के 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद की अगर हम बात करें तो नवनीत राणा और उनके शौहर रवि राणा को जाहिर सी बात है जेल भेजा गया होगा, तो जेल के हवाले से भी ये तफसीलात आ रही थी कि नवनीत राणा को हो सकता है बाइकला भेजा जाए। इस हवाले से कुछ जानकारी दे पाए प्रशांत? तो बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। बिल्कुल मेरे पीछे ये सेंटा क्रूज का लॉकअप है, जहाँ पर अभी दोनों को यहाँ रखा गया है। उनके कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी देर लग रही है, उसमें देरी से आएगी, इसीलिए डीसीपी से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर ये पुष्टि कर दी है कि दोनों को आज इसी लॉकअप में रात बितानी होगी, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो देरी से आएगा और जो कागजी कार्रवाई है उसमें थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद इन दोनों को जो है रवि राणा को पहले अर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा, जहाँ पर ये जानकारी मिल चुकी है कि अर्थर रोड में जो है कैदियों को रखने की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पर जगह नहीं है। उसके बाद अर्थर रोड के जेलर जिस जेल को बताएंगे उस जेल में जो है रवि राणा को लेके जाया जाएगा, जो तलोजा और थाना, ये 2 जेल बताया जा रहा है। लेकिन नवनीत की अगर बात की जाए तो उनको यहाँ से सीधा भाई खल्ला जेल ले जाया जाएगा, जो महिलाओं के लिए जेल बनाया गया है। अंडर ट्रायल जितने भी आरोपी होते हैं वो अर्थर रोड, तलोजा थाने और भाई खल्ला जेल में ही रखे जाते हैं। यानी ताज़ा अपडेट यह है कि दोनों को यहीं रखा गया है, आज रात उनकी यहीं बीतेगी, कल सुबह जो है जेल की जो प्रक्रिया है उसे अंजाम दिया जाएगा। रवि राणा को जो है तलोजा जेल ले जाया जा सकता है, क्योंकि अर्थर रोड जेल में कैदियों की संख्या काफी ज्यादा, वहां जगह नहीं है। लेकिन नवनीत राणा को जो है, तो यानी कहा जा सकता है कि जिस पुलिस स्टेशन सांता क्रूज के बाहर हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त मौजूद हैं, उसी पुलिस स्टेशन में इन दोनों की आज रात कटने वाली, फिर उसके बाद कोर्ट का जो प्रोसीडिंग होगा वो हम आपको अपने नाज़रीन को बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रशांत, तफसील से जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। समाजवादी सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की खराब हालत पर सीएम योगी पर निशाना साधा है। इस बात का कि जिसने पढ़ाई कर करके, मेहनत कर करके और परीक्षा पास कर करके नौकरी पाई हो, और नौकरी इसलिए पाई कि वो जनता की सेवा करना चाहते थे, लेकिन किन परिस्थितियों में उसे आत्महत्या करनी पड़ गई। और जो मुझे जानकारी मिल रही है, जो लोकल जानकारी मिली है, वो यही है कि कहीं न कहीं थाने पर पॉलिटिकल प्रेशर था, और जो सरकार दूसरों पे आरोप लगाती थी कि जात के आधार पे काम हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक देख लीजिए, क्या मुख्यमंत्री के जाति के लोग नहीं बैठे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग अन्याय नहीं कर रहे? और जिस जिले में ये घटना हुई है, उस जिले में ऊपर से नीचे पुलिस कप्तान कौन है? क्या मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? उस थाने में जो अभी पोस्टिंग पाकर के आए, क्या वो मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? तो जो लोग आरोप लगाते थे दूसरे दलों पर, आज उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने पर देख लें, मुख्यमंत्री की खुद जाति के लोग बैठ करके अन्याय कर रहे हैं। इलाहाबाद में 5 लोगों की हत्या हो गई और पुलिस सो रही है।